Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। वेलकम यामिनी। थैंक यू राजेश। और अब हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Domestic stocks indices gain around 2% amid positive global cues. Sensex closes above 52,500 mark. Nifty settles above 15,600 level. Rupee weakens 10 paise against the US dollar and Brent crude prices rise 2% amid tight supply. सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू सूचकांक लगभग 2% के उछाल में रहे। सेंसेक्स बढ़कर 52,500 के ऊपर पहुंचा, निफ्टी बढ़कर 15,600 के करीब रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर रहा और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य 2% बढ़ा। सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 2% के उछाल में रहे। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच दोनों सूचकांकों में वृद्धि का रुख था। सेंसेक्स 52,500 के ऊपर और निफ्टी 15,600 के स्तर से ऊपर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.81% की तेजी से 934 अंक बढ़कर 52,532 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.88% की बढ़त से 289 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 15,639 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 2.42% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.99% का उछाल दर्ज हुआ। The Sensex and the Nifty today surged around 2%. Both stock indices climbed amid positive global cues. The Sensex closed above the 52,500 mark. The Nifty ended above 15,600 level. The Sensex climbed 934 points or 1.81% to finish at 52,532. The Nifty also gained 289 points or 1.88% to settle at 15,639. In the broader market at the BSE, the mid-cap surged 2.42% and the small-cap index ended 2.99% up. In the Sensex pack, 29 companies logged gains except Nestle India, which lost 0.6%. Titan gained 5.9%, SBI Bank climbed 3.8%, and TCS added 3.2%. In sectoral indices at BSE, all 19 sectors gained. Oil and gas surged the most as it gained 6%. Energy sector rose 4.9%. Metal and the consumer durables sector both surged 3.9% and realty index added 3.8%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,477 companies gained while 583 fell. Shares of 132 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर होकर 78 रुपए 8 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर कारोबार कर रहा था। विश्व की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.42% की गिरावट से 104.26 पर था। यामिनी जी, क्या कहेंगे आप? आज जो लगभग 950 अंकों का उछाल आया है सेंसेक्स में और ब्रॉड बेस्ड हम एक उछाल देख रहे हैं बाजार में, इसके पीछे आप किन कारणों को प्रमुख मानती हैं और कितना स्थायी मानती हैं इस तेजी को? जी देखिए, अगर हम कल का ट्रेड देखें तो उसके अंदर काफी स्थिरता आ गई थी और आज का ट्रेड उसको एक पॉजिटिव जोन के अंदर लेकर के गया है। ओवरऑल मार्केट्स के अंदर ये एक कॉन्फिडेंस दिखाता है जो रिफॉर्म प्रोसेसेस चल रहे हैं उसको लेकर के। पिछले सप्ताह क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन के ऊपर के जो फियर्स थे उनको लेकर के काफी ज्यादा मार्केट चिंतित थी।
इन्फ्लेशन का प्रेशर भी एक चिंता का विषय बना हुआ था। क्रूड ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूअसली राइज कर रही थी। कल के दिन के अगर देखें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हुई थी, आज थोड़ी बढ़ी हैं, पर फिर भी एक कंफर्टेबल लेवल पर है, 116 यूएस डॉलर के आसपास। देखा जाता है कि जो ओवरऑल इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी है, जिस तरीके से वो ग्रोथ दिखा रही है, खासतौर पे इंडिया को एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह दर्शाते हुए, वो पूरे वर्ल्ड में एक पॉजिटिव डायरेक्शन देती है और वही कॉन्फिडेंस मार्केट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी पोजीशन में। Yamini, amid macro headwinds and rising interest rates, many analysts have been asking investors to use any significant rise in the market to use that opportunity to exit it. Today, we have had a surge of around 2%. So what would your advice be to the investors? Hold on or to exit? The macroeconomic stability of the Indian economy puts a good state of affairs for the markets to rise. Yes, there are fears in terms of the inflation pressure which emanates from the crude oil prices and the ongoing conflict between the Russia and Ukraine, which can cause further adverse effects if the crude oil prices are not brought down. But when we talk about how far we will reach out in terms of the growth, there has been positive indicators from all sides, whether it was from the RBI, which raised 90 basis points interest to counter inflation, whether it was the fiscal support that was given by the government by cutting the taxes in the oil, or whether it is bringing about an employment scheme like Agnipath, which is for the 3 armed forces, which is a very big reform process by itself into the into the growth trajectory of India. So these processes do emanate a lot of positivity for themselves, and I do believe the markets will pick up in future for people to find profits there. So they should remain in the market. It would be good to be cautious and hold on to their particular stakes. यामिनी जी, आपने इन्फ्लेशन की बात की। अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखें, जिसकी जो ज्यादा एक ऐसा मेट्रिक है जिस पर आरबीआई की नजर रहती है, तो मई का जो सीपीआई आया है उसमें 75 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई है। हालांकि अभी भी वो कंफर्ट लेवल जो रेंज है आरबीआई की उससे ऊपर ही है, लेकिन 75% 0.75% की गिरावट आना एक महीने में, आपको लगता है ये दिखा रहा है कि जो जॉइंट एफर्ट्स हैं फिस्कल और मॉनेटरी, वो अपना जो है असर दिखा रहे हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत ही रिस्पॉन्सिव पॉलिसी प्लान रहा है आरबीआई का भी और गवर्नमेंट का भी, कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन को मॉनिटर करने का और उसको टेम डाउन करने का विद इन द टारगेटेड लेवल्स। पर हमें समझना होगा कि इन्फ्लेशन एक ग्लोबल फिनोमिना है और ये खासतौर पे एमिनेट हो रहा है क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, और जो दूसरा है वो कोविड की जो पोजीशंस है वो राइज करती जा रही हैं, और जिसकी वजह से चाइना में या और जगहों पे लॉकडाउन्स लगे हुए जो एक ग्लोबल सप्लाई बॉटलनेक्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इन दोनों प्रमुख कारणों की वजह से जो इन्फ्लेशन प्रेशर्स हैं वो बने हुए हैं। डोमेस्टिक तौर पे आरबीआई का इंटरेस्ट रेट्स रेस करना और सीपीआई का 7% के आसपास, 7.5% के आसपास, 0.05% के आसपास आना, 7.05% के आसपास आना और कंटेन करना, वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका था। पर ये कहना कि इन्फ्लेशन पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया है वो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि WPI अभी भी हमारा 15.88% के आसपास है, तो जो काफी डबल डिजिट पे है, और ये माना जाता है क्योंकि ये सप्लाई चेन बॉटलनेक्स कंटिन्यू कर रहे हैं कोविड की वजह से, उसकी वजह से हमें अभी भी इन्फ्लेशन का प्रेशर है। और रुपया जो 78.8 पे है आज, नियर रिकॉर्ड लेवल्स पे जो रुपया पहुंचा हुआ है, वो भी जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसको और कहें कि एक्सेंचुएट कर रहा है, ज्यादा उसको तीव्र कर रहा है। जी बिल्कुल, एक तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है इन्फ्लेशन को इंपोर्ट कर रहा है, दूसरा जो है जो डॉलर की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ है
जिसके अंदर रुपए भी गिरता जा रहा है क्योंकि FIIs काफी हद तक सेल ऑफ कर रहे हैं और वो दूसरी जगह पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। उसकी वजह से हमें नजर आ रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो और प्रेशर, इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। So what about the FPIs? They're selling over 40,000 crore worth of domestic shares so far in this month, with the first half of the month itself witnessing 24,949 crore outflows. Going forward, where do you see this the FPI's behavior impacting the Indian market? Well, FPIs are a very important source of, a source which is affecting the overall markets. So when we say that the Fed has increased the rates, we would see a change in their portfolio strategy from emerging markets to others. When we see emerging markets and see the performance of their currencies, our currency has not performed that badly. Also, what one needs to understand is that despite all the challenges, India's economic reform processes have been sufficient enough to continue to make it one of the fastest growing economies and keeping its growth rates above 7%. Also, if you listen to the RBI governor and the chief economic advisor, what they do stand by is that despite the regional economic challenges, whether it is Pakistan, whether it is Sri Lanka, whether it is any other country which is facing economic crisis, we are a country which has a foreign exchange reserve of over $600 billion and a continuous growth rate above 7%, and have also ensured that the COVID situation was well handled, taking into consideration 1.3 billion people who were to be vaccinated and to the recovery processes to be beginning from the stage where there was complete lockdown. So, we started from a Janta curfew, which was a self-imposed curfew, indicating as to how strongly a word of a PM is taken at a point when people's safety is concerned. And then following to a vaccination, in all those spheres, we have been able to maintain the life and livelihoods of people. और जो रिफॉर्म शुरू की गई इस डिफिकल्ट पीरियड में, जैसा आपने कहा कि ये जो कोरोना का पीरियड रहा है, ये एक चैलेंजिंग पीरियड रहा है, इसमें जो भी रिफॉर्म शुरू हुई, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम्स हो, वो उनकी सक्सेस को और उनके कंट्रीब्यूशन को, ये जो हम ग्रोथ मोमेंटम देख रहे हैं, उसमें आप कैसे देखती हैं? बिकॉज हम देख रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो PLI स्कीम है उसको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया है, और भी कई सेक्टर्स में एक्सटेंशन मिले हैं या नए सेक्टर्स ऐड किए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा एक ये रिफॉर्म है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा रिफॉर्म है और काफी हद तक निवेश लाने वाला रिफॉर्म है, जिससे प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो इट इज सेल्फ सस्टेनिंग बाय इटसेल्फ। कोशिश ये भी की गई है कि फिस्कल सपोर्ट हर दौरान दी जाए, चाहे वो कोविड के दौरान था, उसमें आत्मनिर्भर अभियान 1, 2 और 3 के द्वारा जहां पे कोशिश की गई MSMEs को, महिलाओं को और किसानों को मदद पहुंचाई जाए। कोशिश ये भी की गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। कोशिश ये भी की गई कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटलाइजेशन से एक जो सामाजिक दायरा है, जो बुनियादी ढांचा है, उसको सुदृढ़ किया जाए। इन सभी प्रयत्नों से जो है, ऐसा जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो साथ के साथ इंक्लूसिव भी होती है और इंश्योर करती है कि सोशल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाए लोगों को, जब वो इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी सीमाएं देखें। जैसे खास तौर पे अगर आप देखें क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फार्मर्स के लिए लाना, जिसके अंदर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है उनके क्रॉप्स के लिए। तो ये एक बहुत सारे छोटे छोटे और बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं, जैसे जैसे जो इंश्योरेंस स्कीम थी उसको अगर हम लें, तो ऐसे ही बहुत ठोस कदम उठाए गए हैं। So, the question that I have, Yamini, for you is regarding today's rally. It's more about global cues. You think this bottom fishing and cherry picking will continue in the days to come?
Well, any time the markets loses momentum and there is a lower side to the markets, we do see people will find opportunities to pick up the right quality stocks, and which is quite advisable, especially if the economic fundamentals support that. And the way the reform processes, whether it is from demonetization, GST, or any other processes we talk about, to the Agnipath scheme which is there, we do see these are likely to yield results in future. And the fear of economic slowdown with higher inflation may not remain as one of the prime concerns for India. चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। जैसे आप अभी कह रही थी कि जो ग्रोथ इंडिकेटर्स है, मैक्रो इंडिकेटर्स, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, चाहे वो जीएसटी हो या डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो, सभी एक्सपोर्ट्स हो, सभी बहुत पॉजिटिव है, स्ट्रांग है। एंड जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स है भारत के, वो स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यूक्रेन रशिया का जो वॉर है वो अभी लंबा खिंचता जा रहा है। अभी तो दिख नहीं रहा कि कब वो खत्म होगा, जिसकी वजह से सप्लाई कंस्ट्रेंट्स पैदा हो जाते हैं। कोविड भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सो अनसर्टेनिटीज भी साथ साथ में बनी हुई हैं। सो ऐसे में आपको लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका नजरिया अभी भी लॉन्ग टर्म ही रहना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में अभी भी वॉलेटिलिटी बाजार पर हावी हो सकती है कभी भी? जी, मार्केट्स जो है सिग्नल्स पे ज्यादातर देखती है कि किस तरीके से उसे अपनी पोजीशंस मेंटेन करनी चाहिए। ओवरऑल जब मार्केट्स में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नजर आती है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म्स में अपने गेन्स जो है कोशिश करते हैं बनाने की, ताकि जो है उनको मुनाफा मिल सके। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो यूक्रेन और रशिया का है वो काफी हद तक इन्फ्लुएंस करेगा इन्फ्लेशन को। और अगर फियर्स जो है और रेट हाइक्स जैसे फेडरल रिजर्व प्रपोज कर रहा है, अग्रेसिव होता है, और उसके साइमल्टेनियसली आरबीआई उनको नहीं टेक फॉरवर्ड करता, तो हम देखेंगे कि फियर्स बढ़ सकते हैं। एफआईआईज का आउटफ्लोज भी बढ़ सकते हैं, जिसका असर हमें मार्केट्स पे नजर आ सकता है। So what you are saying, talking about is that silver lining जो है in all these fears that you are talking about, we are a commodity dependent market. We agree with that, and if that were augmented with the fact that oil and metal prices are easing. We have a story which talks about that also as we go along. So is this not going to benefit India in the long run? True. If crude oil prices ease out or soften, similarly the commodity prices soften, they will help India. Also, what needs to be remembered is India is a domestic economy. Basically, its consumption plays an important role in terms of its growth. And because it has received recovery as and when the vaccinations happened and people have gone back to their work and things have normalized, people will resume their consumptions in the similar manner. It will have an effect on the demands, specifically as to how people spend. But there is a pent-up demand which has been there for the COVID period, right, which will also influence the markets. So, if the prices reach beyond people's budget, they will see a sharp decline. But if they ease out and it's easier for people to reach out to their needs, then I do see that consumerism playing a vital role. So, कौन से सेक्टर्स हैं आपको लगता है जिनको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी अभी प्रेजेंट सिचुएशन, और कहां पर थोड़ा सा हिट देख सकते हैं? जी देखिए, सभी सेक्टर्स को इफेक्ट करेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल एक बेसिक इनपुट है, और सभी सेक्टर्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई हैं, चाहे वो आप स्टील की लें, सीमेंट की लें, या आप
पेट्रोलियम की लें, किसी भी चीज की लें, तो वो सभी के जो प्रॉफिट्स है उस पे इफेक्ट कर रही है। पर माना जाता है कि जैसे जैसे प्रॉफिट्स पे इफेक्ट होता है वहीं पे हम प्राइस राइज देखते हैं, और जहां पे प्राइस राइज नहीं देखते वहां पे क्वांटिटी डिक्लाइन देखते हैं। तो श्रिंक इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं वो भी देखते हैं एफएमसीजी में जिसे हम कहते हैं। तो क्योंकि वो इफेक्ट रहेगा, मुनाफे का दौर रहेगा लोगों के बीच में और वो वहां पे कोप अप कर पाएंगे। तो कॉर्पोरेट्स में तो हम नहीं देख रहे कि इफेक्ट पड़ेगा, जहां पे भी कमर्शियल है वो प्रॉफिट्स अपने बनाएंगे, पर वो थोड़ा सा डिलेड होगा। जो लोग इसकी वजह से ज्यादा इफेक्ट होते हैं वो फिक्स्ड इनकम अर्नर्स होते हैं, जिनको सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। जो वेरिएबल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इक्विटीज के अंदर उनको फायदा होता है, जो डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें नुकसान होता है। ऐसे ही जो भी चीजें जिनके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं होती इन्फ्लेशन की वजह से, उन सभी में नुकसान होगा। फिजिकल एसेट्स लाइक रियल एस्टेट या आपका गोल्ड, इनमें आपको बढ़ोतरी नजर आएगी। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो लेटेस्ट आया है ट्रांच, वो आपको लगता है कि एक अच्छी अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? फ्राइडे तक खुला है। जी बिल्कुल, एक बहुत गुड डिफाइनिंग फैक्टर। It will be a very good defining factor because you're investing in gold without investing physically in it. So you will get the price of gold for the last 3 days on which it is matures, and it goes to 8 years. So it's a long period investment and without getting your money stuck. So you can also sell those bonds, so which is an easy advantage. And and you get about 2.5% per annum as an interest as well. So is this a good time to start redeploying money for the long term, as the India growth story, as you were talking about, is pretty much intact? Well, yes, it is always a good time to find out ways to look for long-term investments which can reap you wealth over the time. And since there are positive directions to the macroeconomic aggregates, I do feel people can invest long term, and it continues to remain as the fastest growing economy in the world. True. On this positive note, चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर, जहां भी तेजी का ही रुख है। एशियाई बाजारों में आज फिर तेजी लौट आई और सुरक्षित निवेश माना जाने वाला डॉलर कमजोर हो गया। पिछले सप्ताहों की तीव्र गिरावट के बाद निवेशकों ने आकर्षक मूल्यों पर शेयरों की खरीदारी की। हालांकि कई देशों ने केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि और वैश्विक मंदी के खतरों को लेकर चिंताओं के बीच निवेशकों में सतर्कता अभी भी बनी रही। हांगकांग का हैंगसेंग 1.9% के उछाल पर बंद हुआ और जापान के निक्केई सूचकांक में 1.8% की बढ़त रही। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.8% और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स सूचकांक 0.6% की बढ़त में रहे। हालांकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.3% की मामूली गिरावट पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां भी बढ़त का रुख था। लंदन का फुटसी 0.5% की वृद्धि पर था। जर्मनी के डैक्स में 0.9% की तेजी थी और फ्रांस का कैक 0.4% की बढ़त पर था। US share markets were closed yesterday for Juneteenth, National Independence Day. It is a federal holiday in the United States commemorating the emancipation of enslaved African Americans. Juneteenth marks the anniversary of the announcement of General Order on 19th of June 1865, proclaiming freedom for enslaved people in Texas, USA. Yamini, all eyes are now on the US existing home loans sales data for May, which is due today. And tomorrow it's going to be another day where the markets may react positively, including India, or negatively, depending on what this data brings. Well, for US, it has been seen that the macroeconomic data is not supporting it in terms of how growth will take place, primarily because one feels that as the Fed is continuously raising the rates, it is pushing the US towards a technical recession. And though the jobs data has been supportive of it, and overall macroeconomic indicators have strengthened the dollar in the past few months, yet the fact that there is a possibility of a technical recession and the possibility that this would
the effect of the increase in the rates would be percolated to all the other nations and they will follow the suit is causing a worry in terms of the overall growth rates. Also, if you see the international agencies, they have reduced the growth estimates of the world for the next year, which also indicates that growth is likely to be affected by the change in the stance from accommodative to neutral. So the macroeconomic data will play a very key role in indicating whether it's moving towards recession or a slow growth. So there would be a difference between the two. And if it moves to a slow growth, I think markets would react positively. But if it shows any direction towards recession, then markets would react negatively, and we will see sell-offs in that case. So यामिनी जी, ऑलरेडी मार्च क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ हुई है यूएस में, और अगर अब इस करंट क्वार्टर में हो जाती है तो टेक्निकली वो रिसेशन में चले जाएंगे। लेकिन आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि स्टैगफ्लेशन का खतरा भारत में बहुत कम है। आपको लगता है कि अगर वहां टेक्निकल रिसेशन हो भी जाती है तो भारत की अपनी जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारे इतने सारे ग्रोथ को बढ़ावा देने के कार्यक्रम चल रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के तरफ से, उन सबको देखते हुए शायद हम एस्केप कर जाएं? जी देखिए, जो जब भी इकोनॉमी में रिसेशन की बात होती है तो कोशिश यही की जाती है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाए। निवेश के लिए जरूरी है कि ऐसे प्रोसेसेस अडॉप्ट किए जाएं जहां से वो इंसेंटिवाइज हों, या तो सरकार करे या फिर जो है प्राइवेट से पैसा निवेश हो। सरकार ने अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 34% इंक्रीज किया है, पीएलआई स्कीम से इंसेंटिवाइज किया है। सिमिलरली जो कॉर्पोरेट टैक्सेस कम किए हैं, जो रैशनलाइज किए हैं, उससे भी फायदा पहुंचा है। इंडिविजुअल टैक्स रेट्स में जो नई प्रणाली लाए थे टैक्सेस की, उसकी वजह से भी जो इंडिविजुअल टैक्स रेट्स हैं वो रैशनलाइज हुए हैं, कम आए हैं। अगर आप देखें तो क्योंकि एक टैक्स एक नेशन का जो जीएसटी लाए हैं, उससे भी काफी हद तक जो टैक्सेशन है वो या तो न्यूट्रल आई है या लोअर लेवल पे आई है प्रोडक्ट्स के लिए। अभी भी रैशनलाइजेशन की बात है, जैसे पेट्रोलियम को लेकर के आने की बात है। इन सभी से जो है ओवरऑल एक इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचे, जो एक अग्निपथ स्कीम है वो लाई गई है, जो एक बहुत बड़ी स्कीम हो जाती है और काफी लोगों तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी और कुछ सालों तक वो ओवरऑल हेल्प करेगी। सिमिलरली जो बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर है या मनरेगा की एलोकेशंस हैं, वो सभी भी फायदा करेंगी। Moving on, the oil prices today rose on high summer fuel demand while supplies remain tight because of sanctions on Russian military operations in Ukraine. The crude prices rose around 2%. Brent crude was trading at $116.20 per barrel, while WTI crude prices were at $111.80 per barrel. Yamini, do you expect oil demand to improve further, benefiting with the reopening of China, summer travel, etc.? What will be the repercussions on the oil prices? Well, the oil prices are likely to increase because of the demand. चलते हैं कीमती धातुओं की और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 70 रुपए की बढ़त से 50,805 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 575 रुपए के उछाल से 60,320 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना लगभग बिना किसी बदलाव के $1,840.30 प्रति आउंस पर था। चांदी भी बढ़त दर्ज करते हुए $21.80 प्रति आउंस पर थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यामिनी जी शामिल होने के लिए। धन्यवाद। Thank you for being with us, Yamini. And before we close the headlines once again, domestic stocks indices gain around 2% amid positive global cues. Sensex closes above the 52,500 mark. Rupee weakens 10 paise against the US dollar, and Brent crude prices rise 2% amid tight supply. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.